Now, our next topic is business environment. And business environment means a number of factors affect every business. For example, political and religious factors, social factors, legal factors, educational factors, technological factors, economic factors. बिजनेस इन्वायरमेंट को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सोशलाइजेशन है, एक कंपनी की जो इन्वायरमेंट है, एक बिजनेस की जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में एक बिजनेस स्टैंड कर रहा है या जो फैक्टर्स एक बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप देखें, एजुकेशनल फैक्टर्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं कि किसी कंट्री के एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स या लेवल जो होगा, उस लेवल पे ही ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेंगी, एस्टेब्लिश होंगी, क्योंकि यही लोग ही फ्यूचर में जाके उस बिजनेस का पार्ट होंगे। तो अगर एजुकेशनल लेवल बेस्ट होगा, अच्छी एजुकेशन होगी, एजुकेशनल सिस्टम बेस्ट होगा, तो आप देखेंगे कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेसेस क्वालिफाइड जब वर्कर्स उसे ऑपरेट करेंगे, मैनेज करेंगे, वर्कफोर्स क्वालिफाइड होगी, तो ये वही बिजनेसेस आप देखते हो कि फिर सर्वाइव करते हैं और आउटपुट बेस्ट आउटपुट देते हैं। इसी तरह लीगल फोर्सेस हैं। अब ये देखिए, दिस ये इन्वायरमेंट है। जैसे हमने कहा, द फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ बिजनेस बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली कंप्राइज इट्स इन्वायरमेंट। कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को फैक्टर्स, कोई भी फैक्टर्स, इंटरनल या एक्सटर्नल, इंटरनल मींस उसके एम्प्लॉइज, उसकी इंटरनल फोर्सेस, उस ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल इन्वायरमेंट, उस ऑर्गेनाइजेशन की यूनियंस, उस ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स, उस ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो गए? उस ऑर्गेनाइजेशन के कंपेटिटर्स, उस ऑर्गेनाइजेशन के मींस के वो इंडस्ट्री, वो और फर्म्स, उसकी कंपटीशन में जो ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं वो, उसके कस्टमर्स, कंपेटिटर्स, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। गवर्नमेंट एजेंसीज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाएंगी। अब ये इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी अगर फैक्टर पॉजिटिवली या नेगेटिवली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहे हो, तो हम उसे कहते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट। And business environment include factors such as management quality to the human resource, political climate to environmental concerns. दो पॉइंट मैंने यहाँ रखे। एक था कि द मैनेजमेंट क्वालिटी टू ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे आज आप मैनेजमेंट सीख रहे हैं, आप इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सीखेंगे। कि अब आप अगर मैनेजमेंट सीख रहे हैं, तो ये आप जो मैनेजमेंट सीखने के बाद अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं, तो किस तरह आप ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट। तो इसी तरह पॉलिटिकल क्लाइमेट, के एक कंट्री की पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, जिसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन पार्ट है, जहाँ रजिस्टर्ड है, या एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिकल और सोशल इन्वायरमेंट क्या है। हर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हो कि पॉलिटिकल सोशल इन्वायरमेंट होती है, एक लीगल इन्वायरमेंट होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन की विजन है, कोर वैल्यूज होती हैं, लीगल स्टैंडर्ड्स हैं, जिनको जिसको फॉलो करते हुए आप रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के। The range of factors that can potentially affect a business in huge. At times, the internal and external factors may affect each other as well. तो हमने फर्स्ट तो बिजनेस एनवायरनमेंट पे बात की। क्या बिजनेस एनवायरनमेंट इज बेसिकली ऑल दोज फैक्टर्स हु अफेक्ट ईच एंड एवरी component, department, unit of the business और हायरार्की ऑफ द बिजनेस। कि जब आपकी बिजनेस को कोई फैक्टर इफेक्ट कर रहा हो, या आपका बिजनेस किसी फैक्टर से इफेक्ट होता हो, लीगल फैक्टर्स, लीगल वेरिएबल्स जैसे हम कह सकते हैं, लीगल रूल्स रेगुलेशंस, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन चेंज करती है, टैक्सेस के रूल्स चेंज होते हैं, टैक्स नेट, टैक्स रैंक, टैक्स परसेंटेजेस बढ़ती हैं, तो वो बिजनेस इफेक्ट होता है। इन्फ्लेशन आया, महंगाई, बिजनेस इफेक्ट होगा। इन्फ्लेशन की वजह से आप देखते हो कि जैसे आप पहले प्रोडक्ट कंज्यूम का जो कंजम्पशन लेवल था, अब नहीं रहा आपका वो। इससे बिज़नेसेस की सेल वॉल्यूम पे इफ़ेक्ट होगा, असर पड़ेगा। तो इससे इस ये बिज़नेस एनवायरनमेंट है। ये फैक्टर है जो बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर रहा है। कि आज अगर लोगों के पहले 80% लोग इस एक कंपनी का प्रोडक्ट लेते थे, ब्रांड लेते थे। अब इन्फ्लेशन की वजह से आप देखेंगे कि 80 से वो रेशो कम होके 60 या 70 पे आ गई है। बिज़नेस इफ़ेक्ट हो रहा है। दिस इज़ बिज़नेस एनवायरनमेंट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मैंने बुक से कुछ स्नैप्स लिए हैं, पेजेस यहाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
तो आप ताकि आप बुक पढ़ें तो आपके लिए ईज़ी रहे। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं, तो पहले देखें कुछ इंट्रोडक्शन हम बात कर लेते हैं। फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन वी अंडरस्टैंड दैट organizations function in a particular environment and the impact and interaction between the environment and organization must be recognized. तो ये तो हमने क्लियर कर लिया कि आप कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी उसके पास ऐसे कोई बैरियर्स नहीं है कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि आप एक ओपन सिस्टम है आपका बिजनेस। आप अगर क्लोज सिस्टम भी हैं तो क्लोज सिस्टम को भी इन्वायरमेंटल फोर्सेस इफेक्ट करती हैं। और इसी तरह तो ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते कभी कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस पे को इन्वायरमेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो ज़रूर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन पे। तो एक क्वेश्चन यहाँ रेज होता है कि और ऑल द इन्वायरमेंट्स इन विच बिजनेसेस ऑपरेट द सेम। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या तमाम बिजनेस ऑपरेट अगर कर रहे हैं तो उसके लिए वो तमाम इन्वायरमेंट सेम ही रहती है, हर बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट सेम ही होती है, तो इसका आंसर नो में ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि इन्वायरमेंट सेम हो। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग एंड thought provoking question. The ultimate answer is that all environments are not same. Organization exist in the various types of environments. हर ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हो किसी इन्वायरमेंट से डिपेंड करता है, साइज ऑफ द बिजनेस पे, नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे, नेचर ऑफ द बिजनेस पे। आप अगर एक डेवलप्ड कंट्री का डेवलप कंट्री में है या डेवलपिंग सिटी में है, डेवलप्ड सिटी में है, अंडर डेवलप्ड सिटी में है, तो डिपेंड करता है उस नेचर को देखते हुए, उस सिटी को देखते हुए, वहाँ की इन्वायरमेंट को देखते हुए, वहाँ रिलीजियस इन्वायरमेंट को, वहाँ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को, वहाँ लीगल इन्वायरमेंट को देखते हुए आपका बिजनेस वैसे ही ऑपरेट कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट चेंज होने से आपकी बिजनेस में इसका इम्पैक्ट आता है, और चेंजिंग इन्वायरमेंट, डायनामिक इन्वायरमेंट हमेशा बिजनेस के आउटपुट को, उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करती है। अब हम टाइप्स कुछ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट देख लें द इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट हो सकती है प्लेसिड रेंडमाइज्ड, सेकंड हो सकती है प्लेसिड क्लस्टर्ड। आप बुक फॉलो कर सकते हैं, बुक से ही मैंने स्क्रीन शेयर किया है। तो प्लेसिड रेंडमाइज की अगर बात की जाए तो इसके करेक्टरिस्टिक ऐसी इन्वायरमेंट की ये होते हैं कि सिंपल एंड स्टैटिक सिचुएशंस। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, प्लेसिड मींस calm, प्लेसिड मींस स्टैटिक, सॉलिड। तो सिंपल एंड स्टैटिक सिचुएशन, पहली बात तो ये हो गई कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे सिंपल और स्टैटिक सिचुएशंस पे ये ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करती हैं। इसी तरह मिनिमम इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वायरमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी इन्वायरमेंट में, प्लेसिड इन्वायरमेंट में आप देखते हो कि ऑर्गेनाइजेशंस पे जैसे हमने कहा मिनिमम इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस, तो प्लेसिड रेंडमाइज्ड इन्वायरमेंट हो, तो इस इन्वायरमेंट में ये इन्वायरमेंट सॉरी, ये इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फ्लुएंस नहीं की, इसे बहुत ही कम इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि आपने कहा कि स्टैटिक सिचुएशन होती है। इसी तरह सिंगल एंड क्वाइट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट इन सच एनवायरनमेंट, जहाँ ऑर्गेनाइजेशंस के पास, कंपनीज के पास कैपिटल कम होगा, फाइनेंसेस कम होंगे, रिसोर्सेज कम होंगे, छोटे बिजनेसेस होंगे, एसएमईज जिसे हम कहते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप्स के एसएमई हो, अगर छोटे बिजनेसेस हो, छोटे कारोबार हो, वहाँ आप देखते हो कि प्लेसिड रेंडमाइज्ड इन्वायरमेंट होती है। ये टाइम टू टाइम एक टाइम लेते हैं मीन्स के ग्रोथ में। ये एक बड़ा अरसा लेते हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप देखते हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये छोटे कारोबार, छोटे बिजनेस एसएमईज बड़े बिजनेसेस की तरफ जा रहे होते हैं, या खुद को इस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो ऐसी इन्वायरमेंट में ऐसे बिजनेसेस अगर कहीं हो, या ऐसी इन्वायरमेंट में जो बिजनेसेस होते हैं वो प्लेसेड रेंडमाइज्ड होते हैं। तो हमने फर्स्ट कहा प्लेसेड रेंडमाइज्ड इन्वायरमेंट। तो प्लेसेड रेंडमाइज में हमने क्लियर किया कि ऐसी इन्वायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि यहाँ सिंपल और स्टैटिक सिचुएशंस होंगी,
जैसे मैंने आपको कहा कि आप किसी भी मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ तमाम अगर कारोबार आपको लोअर लेवल के रैंक के बिज़नेसेस नज़र आएँ, तो वो एनवायरनमेंट आपको प्लस रैंडमाइज़्ड होगी। वो वक़्त के साथ-साथ आप देखेंगे वो प्रोडक्ट लाइन बढ़ाएँगे और बहुत ही कम लेवल पे। ऐसा नहीं होगा कि आप 1 साल बाद जाएँ और उसके ब्रांचेज़ ओपन हो चुकी हों, वो एक बड़ी आउटलेट बन चुका हो, बड़ा बिज़नेस उसने ऑपरेट कर लिया हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ऐसे बिज़नेसेस जो हैं, ये ऐसे जो बिज़नेसमैन हैं, ऐसे जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, ये प्लेसिड रैंडमाइज्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे होते हैं। स्टैटिक एनवायरनमेंट सिचुएशंस होती हैं। फर्स्ट सिंपल एंड स्टैटिक, द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज़ अ मिनिमम इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ इन ऑर्गेनाइजेशन पे एनवायरमेंटल इफेक्ट बहुत ही कम पड़ता है। द नेक्स्ट वन इज सिंगल एंड क्वाइट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन सच एनवायरनमेंट। तो ऐसी इन्वायरमेंट में सिर्फ जो सिंगल लोन बिजनेसेस होते हैं छोटे, जैसे प्रोप्राइटरशिप्स हैं। प्रोप्राइटरशिप आप समझते हैं कि वो बिज़नेस जिसको एक सिंगल पर्सन ओन कर रहा होता है। जैसे कि आप इर्द-गिर्द देखते हैं शॉपकीपर्स, प्रोप्राइटर्स, ये सिंगल ओन पर्सन है जिसने एक शॉप की हुई है और बिज़नेस चला रहा है। तो ये एक स्टैटिक सिचुएशन होती है इसकी कि ये खुद ही बिज़नेस को ऑपरेट कर रहा होता है, इसके पास इतना फाइनेंस नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इसी तरह सेकंड हो सकता है प्लेसेड क्लस्टर्ड। प्लेसेड क्लस्टर्ड क्या कह सकते हैं? ये होते प्लेसेड है, लेकिन यहाँ क्लस्टर्ड बने होते हैं। इन ये क्या करते हैं, एक ही नेचर के स्मॉल बिज़नेसेस डिफरेंट लोकेलिटीज़ में बना लेते हैं, क्लस्टर्ड बना लेते हैं। तो ऐसी एनवायरनमेंट अगर हो तो प्लेसेड क्लस्टर्ड होगी। जैसे environment is still not changing rapidly, although it is possible to make probability estimates of the relationship between cause and effect। तो ये तो रैपिडली चेंज नहीं आता है, ऐसे बिजनेसेस में, ऐसे इन्वायरमेंट्स में रैपिड चेंज नज़र नहीं आएगा। लेकिन ऐसे बिजनेसेस जो हैं, ये अपनी नेटवर्किंग को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, इन्होंने क्लस्टर्ड बनाए होते हैं और उन क्लस्टर्स के ज़रिए ये सर्वाइव कर रहे होते हैं। Under these conditions, organizations become hierarchical with centralized control। तो यहाँ एक पेरेंट बिजनेस बन जाता है सेंट्रलाइज्ड, और वो क्या करते हैं, और अपने छोटे कारोबार या अपने एजेंट या एजेंसीज को क्या कर रहा होता है, ऑपरेट कर रहा होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं कि डी खान में अगर एक बिजनेस है, वो क्या करते हैं, डी खान की डिफरेंट लोकेलिटीज में उसने और शॉप्स बनाई हुई है, तो वो हर एक शॉप की लुक आफ्टर करता है, देख रहा होता है। तो है ये स्टैटिक। क्लस्टर्ड है, क्लस्टर तो उसने बना लिया। ऐसी एनवायरनमेंट बना ली कि क्लस्टर्ड है, उसके पास 5-6 बिज़नेसेस हैं अपने, शॉप्स हैं, लेकिन ये फिर भी प्लेसड होगी, फिर भी ये बिज़नेस काम होते हैं, ये बिज़नेसेस सॉलिड रहते हैं, स्टैटिक सिचुएशन रहती है। लेकिन ये सर्वाइवल की सोच रहे होते हैं। अब ये सेंट्रलाइज़ कंट्रोल होता है कि सेंट्रलाइज़ कंट्रोल मीन्स कि एक पैरेंट ओनर अपने क्लस्टर को क्या करता है, एक नेटवर्क को हैंडल कर रहा होता है। तो दिस इज़ प्लेसेड क्लस्टर, दिस विल बी द सेकंड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। द नेक्स्ट वन इज़ डिस्टर्ब्ड रिएक्टिव। यहाँ डिस्टर्ब्ड रिएक्टिव एनवायरनमेंट अगर कहीं आपको नज़र आए, तो इस एनवायरनमेंट में कौन से बिज़नेसेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इस एनवायरनमेंट की? होते हैं एक्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस, नॉलेज ऑफ कंपटीशन इज़ एसेंशियल। अगर आपको कोई भी ऐसी एनवायरनमेंट नज़र आए, ऐसे जैसे आज अगर हम बात करें, आप फ्रूट मार्केट में जाते हैं तो वहाँ नंबर ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, डिस्टर्ब्ड है, ये रिएक्टिव है, ये डिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट है। फ्रूट मार्केट में जाएँ, वेजिटेबल्स मार्केट में जाएँ, ये रिएक्टिव मार्केट है, रिएक्टिव एनवायरनमेंट है यहाँ। क्योंकि ये प्रोडक्ट्स पेरिशेबल हैं, आपको पता है कि ये प्रोडक्ट, इनकी लाइफ जो है 24 आवर्स है, इस प्रोडक्ट की लाइफ एक्सपायर हो जाता है ऐसा प्रोडक्ट। अब ऐसी इन्वायरमेंट में जो भी बिज़नेस, जो भी ऑर्गेनाइज़ेशन, जो भी पर्सन काम कर रहा होगा, उसे फिर देखना होता है कि उसका कंपैटिटर क्या प्राइस लगा रहा है, उसके कंपैटिटर ने कितना डिस्काउंट दे दिया, उसके कंपैटिटर की सेल वॉल्यूम क्या है, और अपने साथ कंपैरेटिव एनालिसिस में आप देखते हो तो आपका सेल वॉल्यूम क्या है। अब आप डिस्टर्ब्ड रिएक्टिव एनवायरनमेंट में हैं। आप डिस्टर्ब्ड भी हो रहे हो और रिएक्शन भी आपको करना होता है। आपको हर मूव पे रिएक्टिव रहना होता है। तो ऐसी कोई भी एनवायरनमेंट हो, डिस्टर्ब्ड या रिएक्टिव एनवायरनमेंट भी एक पार्ट हो सकता है, जहाँ नॉलेज ऑफ कंपटीशन इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है। आपको अपने कंपैटिटर से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए।
कि कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, आपका कितने परसेंट डिस्काउंट दिया हुआ है, उसने प्रोडक्ट सेल उसकी क्या हो रही है, प्रोडक्ट वॉल्यूम उसका क्या है, सेल वॉल्यूम उसका क्या है, कितने कैसे वो कस्टमर्स क्रिएट कर रहे हैं, कैसे कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करता है, और वो किस तरह आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा। आपका जैसे मैंने कहा कि पेरिशेबल प्रोडक्ट है, बहुत ही कम लाइफ रखता है, तो अगर आप कंपेटिटर पे नज़र नहीं रखेंगे तो आपका एक बड़े लॉस में आप जा सकते हैं, और एक शॉर्ट स्पैन में एक बड़े लॉस लॉस पे जा सकते हैं। तो ऐसे इन्वायरमेंट के 2 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक हैं। द फर्स्ट वन इज़ एक्सिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर ऑर्गनाइज़ेशन। उसी टाइप की ऑर्गनाइज़ेशंस की आपको आप देखेंगे कि एक्जिस्टेंस होगी। ये एक मीन्स के नेटवर्क होगा बिज़नेसेस का जो सिमिलर है, सिमिलर टू योर बिज़नेस। और इसी तरह हो सकती है टर्बुलेंट फील्ड। टर्बुलेंट फील्ड भी एक एनवायरनमेंट हो सकती है। इस एनवायरनमेंट में भी बिज़नेसेस आप देखते हो ऑपरेट कर रहे होते हैं टर्बुलेंट। टर्बुलेंट क्या है, बेसिकली डायनामिक एंड वेरी डिसरप्टिव एनवायरनमेंट। ये डायनामिक है, ये फ्लक्चुएट करती है। इसमें इस एनवायरनमेंट की चेंजेस बहुत जल्द आती हैं। और ये डिसरप्टिव इन्वायरमेंट है, डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। डायनामिक है, चेंजेबल इन्वायरमेंट है। आप देखते हो हर मूव पे आप इन्वायरमेंट चेंज हो जाती है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, जहाँ शेयर सेल आउट होते हैं, जहाँ बिजनेसमैन, जहाँ इन्वेस्टर्स जाके शेयर परचेज करते हैं, स्टॉक परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में। अब देखिए वहाँ कितनी रैपिड चेंजेस आती हैं। ऐसी इन्वायरमेंट आपके पास टर्बुलेंट फील्ड है ये। अब जैसे चेंज आ रहा है, प्राइसेस कभी अप जा रही है, कभी डाउन हो रही है, कोई कंपनी ज़्यादा ट्रेड कर रही है, कोई कम ट्रेड कर रही है, कोई इंक्रीज हो रहा है, किसी का डाउन ट्रेंड चल रहा है, किसी का बुलिश चल रहा है, बेयरिश। तो ऐसे ट्रेंड्स आप देखते हो कि ये डायनामिक है और डिसरप्टिव एनवायरनमेंट है। ग्रेटली इन्फ्लुएंस, सेकंड पॉइंट इज द ग्रेटली इन्फ्लुएंस द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। और ऐसी इन्वायरमेंट का ऑर्गेनाइजेशन पे, मैनेजमेंट पे इन्फ्लुएंस रहता है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है कि आपको रैपिड मूव पे डिसीजंस करने होते हैं। जैसे आप हेल्थ सेक्टर में देख लें कि अगर इमरजेंसी है, इमरजेंसी यूनिट है, या ऐसा कोई भी इदारा है, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट है एक हॉस्पिटल का, उसको टर्बुलेंट फील्ड में काम करना होता है। जैसे आप आर्म्ड फोर्सेस को देख लें, आर्म्ड फोर्सेस को टर्बुलेंट फील्ड में काम करना होता है, डायनामिक और डिसरप्टिव, कि जैसे मूव चेंज होंगे, जैसे सिचुएशन चेंज होगी, इन्वायरमेंट चेंज होती रहेगी। ये कंपनीज में इनकी मैनेजमेंट को, जैसे मैंने कहा आर्म्ड फोर्सेस में मैनेजमेंट को फिर रिएक्टिव रहना पड़ता है, प्रोएक्टिव रहना पड़ता है। और लास्ट है कि हैवी रिलायंस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू मीट competitive चैलेंज। और फिर आपको रिलाय करना पड़ता है रिसर्च और डेवलपमेंट पे, कि फिर आपको देखना होगा कि नई रिसर्च क्या हो रही है, मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट कहाँ जा रही है, क्योंकि आपका बिजनेस ऐसा है कि वहाँ डेली बेसिस पे आपको नया कुछ लर्निंग करनी होगी, नई स्टडीज इंप्लीमेंट करनी होगी, डिसीजंस लेने होंगे। तो जब तक आपको मार्केट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप नहीं करेंगे, मार्केट नॉलेज नहीं होगा, सिचुएशंस क्लियर नहीं होगी, तो कैसे आप फिर मैनेज कर पाएंगे रिसोर्सेस को। तो हमने 4 टाइप्स लिए, 4 टाइप्स डिस्कस किए इन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में। हमने कहा प्लेसेंट, रैंडमाइज्ड, प्लेसिड, क्लस्टर्ड। इसी तरह हमने कहा डिस्टर्ब्ड, रिएक्टिव एंड टर्बुलेंट फील्ड। ये 4 फैक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इन 4 फैक्टर्स को अब हम अगर समराइज कर लें, तो हम कह सकते हैं कि स्टेबल इन्वायरमेंट हो सकती है, इन बिटवीन इन्वायरमेंट, डायनामिक इन्वायरमेंट। हमने एक इन्वायरमेंट पढ़ी स्टैटिक, एक इन्वायरमेंट पढ़ी प्रीवियस जो हमारी स्लाइड थी डायनामिक। तो अब हम कह सकते हैं कि स्टेबल इन्वायरमेंट हो सकती है, या स्टेबल और डायनामिक के दरमियान आप एक इन्वायरमेंट भी बन सकती है, जिसे हम हाइब्रिड कह सकते हैं, जिसे इंटरमीडिएट कह सकते हैं, और डायनामिक इन्वायरमेंट भी हो सकती है। स्टेबल इन्वायरमेंट क्या होगी कि नॉट मच चेंज, रूटीन एंड ग्रेटर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। तो ऐसी इन्वायरमेंट में रिस्क इन्वॉल्व रहता है, लेकिन रूटीन सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी नहीं होती। सर्टेनिटी आपको क्लियर होता है कि आज प्रोडक्ट जो आप ले जा रहे हैं वो उनकी सेल क्या रहेगी, सर्टेन रहते हैं आप, आपको सिचुएशंस क्लियर होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन दिस एनवायरनमेंट हैव रिजिड
फॉर्मल स्ट्रक्चर विद रूटीन। तो जब आप कोई बैंकिंग सेक्टर को देख लें, रूटीन एक्टिविटी चलती है, एजुकेशनल सेक्टर को देखें कि रूटीन पे चल रहा है, आप मीन्स के आपको पता है कि रैपिड चेंज नहीं आएगा। जैसे मैंने एजुकेशनल सेक्टर, कोई रैपिड चेंज नहीं है। जो रूटीन है उसी पे आप स्टैंड करते हो, चल रहे होते हो। तो ये होगी स्टेबल एनवायरनमेंट। इसी तरह इन बिटवीन एनवायरनमेंट समवॉट स्टेबल एंड समवॉट डायनामिक। या तो स्टेबल रहेंगे या डायनामिक, या उसमें चेंजेस आते रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग इन दिस एनवायरनमेंट फेस सम stability and some change. Their structures are not that rigid and formal. For example, food manufacturing. जैसे फर्स्ट में हमने कहा कंटेनर मैन्युफैक्चरर्स। कंटेनर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जैसे आप देखें रेफ्रिजरेटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। रेफ्रिजरेटर जो कंपनी बना रही है, पेल है, हायर है, उसे पता है कि ये इन्वायरमेंट जो प्रोडक्ट्स हम, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इतनी है, 60 यूनिट्स हमने बनाने हैं फॉर एग्जांपल मंथली। और 60 यूनिट मंथली अगर बनाएंगे तो हम जब सीजन होगा या ये हमारी जो मंथली डिमांड मीटअप होती रहेगी, तो इसमें कोई रैपिड चेंज नहीं आएगा। क्योंकि इस प्रोडक्ट की डिमांड, आपको पता है कि उसमें रैपिड चेंजेस नहीं आते। इसके कस्टमर्स जो है वो रैपिड चेंज नहीं आता है। जब भी समर सीजन आएगा, समर सीजन में, विंटर में ये अपनी डिमांड या अपनी प्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके होंगे। लेकिन इन बिटवीन में देखिए जो है फूड मैन्युफैक्चरिंग, फूड मैन्युफैक्चरिंग को नहीं पता कि किस टाइम पे जाके हमारी डिमांड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, इन्वायरमेंट चेंज होना शुरू हो जाएगी। देखें, आज जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ, उस वक्त कोई ऐसी फूड की डिमांड नहीं रही, लेकिन जैसे आप देखते हो कि लंच है, डिनर है या ब्रेकफास्ट है, इसका टाइम करीब आता है तो फिर डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे वीकेंड है, वीकेंड पे डिमांड रहती है फूड मैन्युफैक्चरिंग की। कि मैं होटल की बात की है, एक रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर यही कन्फेक्शनरीज़ है, एक बेकरी है, उसे पता है कि मेरी डिमांड क्या है और ये डिमांड चेंज भी हो सकती है, इसमें रैपिड चेंज आ सकता है। जैसे आपने कोविड में देखा कि जैसे गवर्नमेंट की तरफ से या मीडिया न्यूज़ थी कि लॉकडाउन आ रहा है, तो आपने देखा कि लोगों ने धड़ाधड़ प्रोडक्ट्स परचेज़ करने की कोशिश की। नहीं देखा कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स सेव या होर्डिंग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने से इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा, महँगाई कितनी बढ़ेगी, और आज आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट कहाँ चला गया है। होर्डिंग उसमें एक बड़ा रोल है कि लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की प्रोडक्ट्स की। इसी तरह डायनामिक एनवायरनमेंट हो सकती है। डायनामिक एनवायरनमेंट मीन्स के ये एनवायरनमेंट चेंजेबल होगी, कॉन्स्टेंटली फेसिंग चेंज, ग्रेटर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ऐसे पॉइंट पे अनसर्टेनिटी होती है आपके सामने। जैसे आज नहीं पता कि विंटर सीजन में कितना हार्श होगा, कितना विंटर सीजन कितना स्ट्रांग होगा, ये नहीं पता। तो एक जो शॉप ओनर है, जो फैब्रिक का बिजनेस करता है, उसे अब नहीं क्लियर कि उसने स्वेटर्स कितनी लेनी है, अनसर्टेनिटी है। कोविड का कोई कुछ क्लियर नहीं है कि कोविड की जो सेकंड वेव है ये कितनी हार्श रहेगी। तो अब इस सिचुएशन में ना तो गवर्नमेंट कुछ क्लियर है, ना हेल्थ सेक्टर्स क्लियर हैं, ना आप कह सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस फूड है, या सर्विस सेक्टर्स हैं, उनको कोई क्लैरिफिकेशंस नहीं, अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी में जो ऑर्गेनाइजेशंस सर्वाइव कर रही होती हैं, तो वहाँ आप देखते हो कि ऐसी इन्वायरमेंट, डायनामिक इन्वायरमेंट होती है। ये हम आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट दो टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट पे बात की। इसी तरह हमारे पास है कुछ फोर्सेस हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, जो बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज ला रहे होते हैं। जिनसे एक बिजनेस की इन्वायरमेंट, उसकी आप कह सकते हैं कि ऑपरेशनल फिजिबिलिटी इफेक्ट होती है। जैसे एजुकेशनल वेरिएबल, तो ये फोर्सेस हैं। एजुकेशनल वेरिएबल बेसिकली एक फोर्स है जो बिजनेस को इफेक्ट करती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि जैसे मैंने पहले कहा कि एजुकेशनल सेक्टर्स जितनी अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन देंगे, स्टैंडर्ड्स जितने स्ट्रॉन्ग बेस्ट होंगे, क्वालिटेटिव होंगे, उतना ही आप देखते हो कि बिजनेसेस जो होंगे, जहाँ यही वर्क फोर्स जाके, यही स्टूडेंट्स जाके फ्यूचर वर्कर्स होंगे, ये अगर फ्यूचर कॉरपोरेट्स होंगे, अगर फ्यूचर मैनेजर्स होंगे अगर, तो वो ऑर्गेनाइजेशन
बेस्ट पॉसिबली स्टैंड करेगी, वैल्यू इंप्रूव कर पाएगी, इस्टेब्लिश होगी। तो फार्मर enrichment states that if the country suffers from poor educational standards, the entire productive organization of the country will be sadly deficient. तो हमने ये बात की कि अगर आपके एजुकेशन जो है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वीक होंगे तो डिफिशिएंट होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी अ, बड़े डेफिसिट्स फेस करेगी, लॉसेस फेल करेगी, आपका स्टूडेंट करप्ट होगा, यही फ्यूचर मैनेजर करप्शन करेगा। आज का अगर स्टूडेंट फ्रॉडलेंट होगा, यही फ्यूचर में जाके करप्ट बनेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर इससे इफेक्ट होती है। The quality and efficiency of any organization depend largely upon the overall quality of the person in the organization. तो आप हमने ये कहा कि एजुकेशनल क्वालिटी जितनी बेस्ट होगी, ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी उतनी अच्छी रहेगी फ्यूचर में। Hence, the nature and quality of the educational process within the country are critical factors in determining the level of managerial competence. If a manager has to staff only from illiterate, so, the man who has a choice among skilled workers and university graduates, तो हमने ये बात की कि अगर स्टाफ मैनेजर जो है वो क्वालिफाइड होगा, स्किलफुल होगा, स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन एजुकेशन उसने गेन की होगी, ग्रेजुएशन की होगी, तो अल्टीमेटली वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आप कह सकते हैं कि अ, अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाएगा। इन मैनी डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और इकोनॉमीज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर बाउंड बाय ट्रेडिशंस व्हिच impede the introduction of changes in the curriculum and the methods of instructions. The traditional approach in the field of education has resulted in critical shortages of technology and managerially trained personnel of all types. देखिए हमने यही बात की है कि अगर आपके स्टूडेंट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अगर अपने स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग नहीं करेंगे, वैल्यूज पे काम नहीं करेंगे, मैनेजरियल स्किल्स पे काम नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली यही स्टूडेंट्स, यही ग्रेजुएट्स जब फ्यूचर में किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनेल सेलेक्ट होंगे, वर्कर सेलेक्ट होंगे, वर्कफोर्स बनेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन भी कभी एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी, डेवलप नहीं हो पाएगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। जैसे हमने कहा कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या हमारे जो करिकुलर हैं, जो हमारे मेजर्स हैं, जो हमारे कोर्सेज हैं, जो मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जैसे इम्प्रूव नहीं होंगे, इनमें चेंजेस नहीं आएंगी, तो हम एक अच्छा स्टूडेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, अच्छा एक ग्रेजुएट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, अच्छा एक फ्यूचर लीडर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, अच्छा एक फ्यूचर पर्सनल वर्कफोर्स प्रोड्यूस या मैनेजर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि एजुकेशनल वेरिएबल्स मींस एजुकेशनल फोर्सेस जो हैं, फैक्टर्स जो हैं, इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ये ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं। इट्स नेक्स्ट पॉइंट है सोशियोलॉजिकल वेरिएबल्स। सोशियोलॉजिकल वेरिएबल्स, सोशल वेरिएबल्स मीन सोशल फोर्सेस। These the values, attitudes, norms, customs, and expectations of the society establish guidelines that determine how most organizations and manager will operate. अब क्या होता है कि हमारे एटीट्यूड्स, हमारे नॉर्म्स, हमारे कस्टम्स, एक्सपेक्टेशंस सोसाइटी एस्टेब्लिश कर रही होती है हमारी। जैसे हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, हम उन्हीं को आज तक फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए आज हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करती है। कोई ऑर्गेनाइजेशन सोशल नॉर्म्स से हट के बिजनेस नहीं कर सकती। अगर डी खान के या केपी के या पाकिस्तान के जो सोशल नॉर्म्स हैं उन या किसी भी कंट्री के जो भी सोशल नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करते हुए उनकी फॉलोइंग में ही आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे होते हो। अगर उनको आप फॉलो नहीं करते तो आप कभी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन या आप कह सकते हैं कि आपकी बिजनेस अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव नहीं कर पाती। Social barriers are raised against women who seek managerial careers. एक एग्जांपल हम रख रहे हैं
कि अगर किसी सोसाइटी में एक सोशल बैरियर है कि विमेन्स या फीमेल या गर्ल्स या वहाँ बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकती, जॉब्स नहीं कर सकती, तो आप देखते हो ये सोशल बैरियर है। और किस तरह इफेक्ट कर रहा है ये ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस को। यानी जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में फीमेल की ज़रूरत है, वहाँ फीमेल अगर जॉब नहीं कर सकती, उसको हैरेसमेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकती, उसका सर्वाइवल प्रॉब्लम है, तो आप देखते हो कि इसका वजह क्या है? सोशियोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं, फैक्टर्स हैं। Different types of social values are found in the modern organizations. Graves classifies these values into a reactive, not aware of self or others, react to basic psychological trends or needs. फर्स्ट हमने कहा रिएक्टिव के नॉट अवेयर ऑफ सेल्फ और अदर्स, ये एक सोशल वेरिएबल है, ये सोशल ये फोर्सेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस की आप कह सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल वैल्यूज आर फाउंड। सेकंड वन इज ट्राइबलिस्टिक, प्राइमिटिव साइंट, इसी तरह इगोसेंट्रिक, सेल्फिश, थॉटलेस, रिस्पॉन्ड टू पावर। ये देखिए ये तमाम सोशल प्रॉब्लम्स हैं कि आप रिएक्टिव होते हो सोशल नॉर्म्स की वजह से, सोशलाइजेशन से आप यही चीज़ आपने लर्न की है कि आपको रिएक्टिव रहते हो इन्वायरमेंट्स में, जहाँ भी आप जॉब करते हैं आप रिएक्टिव होते हैं, आप काम नहीं है, आप मीन्स के वैल्यूज़ आप जो एक वर्कर्स की वैल्यूज़ जो सिखाई गई, जो उसको वैल्यूज़ या जैसे उसको सोसाइटी ने ट्रेन किया तो वो रिएक्टिव रहता है। ट्राइबलिस्टिक रहता है। ट्राइबलिस्टिक मीन्स कि आप कह सकते हैं कि ट्रेट्स जो आपके फैमिली ट्रेट्स हैं, सोसाइटीज़ ट्रेट्स हैं, ट्रेडिशंस जो हैं, जो ट्राइब्स हैं, उन ट्राइब्स को फ़ॉलो करते हुए उन ट्राइब्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जिस ऑर्गनाइज़ेशन में जाते हैं तो हम अपने ट्राइब्स की बेसिस पे वहाँ स्टैंड कर देते हैं। मैं फलाँ ट्राइब से हूँ, मेरी कास्ट ये है। तो उस कास्ट को देखते हुए जैसे आप देखें कि ब्लैक अमेरिकन्स एंड वाइट अमेरिकन्स, तो वहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम रहा कास्ट बेस पे, ट्राइबलिस्टिक प्रॉब्लम, इगोसेंट्रिसिटी, ये इगोसेंट्रिक, सेल्फिशनेस, थॉटलेस, रिस्पॉन्ड टू पावर, कि जब आप हमेशा चाहते हो कि मैं पावरफुल हूँ, मेरे पास अथॉरिटी हो, सिर्फ आप सेल्फिश हो, आप सिर्फ अपना सोचते हो, बिजनेसेस आप सेल्फ सेंटर्ड हो। इसी तरह है कि थॉटलेस हैं आप लैक ऑफ एम्पैथी है। तो ये तो सोशियोलॉजिकल फोर्सेस हैं, ये फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। Conformists, low tolerance for the ambiguity and for the people with differing values, rigid। अब आप conformist हैं, conformist means कि low tolerance है, आप चीज़ों को फेस ही नहीं कर सकते। आप अगर कहीं भी चेंजेस आ रही, इन्वायरमेंटल चेंजेस को आप फेस नहीं कर सकते। आप किसी बिजनेस का पार्ट हैं, आप किसी बिजनेस में एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं, किसी वर्कफोर्स में आप मैनेजर काम कर रहे हैं, टीम लीड हैं आप, तो आप में लो टॉलरेंस है, और लो टॉलरेंस आपको पता है कि ये सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है। इसी तरह मैनिपुलेटिव, कि कोई पर्सन मैनिपुलेट करता है, हेरा-फेरी करता है, फ्रॉड करता है, अनएथिकल है वो पर्सन, एथिक्स को फॉलो नहीं करता, मैनिपुलेटिव, और ये भी सोशल प्रॉब्लम है। और ये सोशल फोर्सेस किस तरह एक बिज़नेस को इफ़ेक्ट करती हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे डाउन करती हैं, और उसके पीछे क्या है सोसाइटी है, कि हम एक ऐसी सोसाइटी का पार्ट हैं, मैं एक ऐसी सोसाइटी का अगर पार्ट हूँ जहाँ मैनिपुलेशन पर कोई ट्रेनिंग नहीं है, मैनिपुलेशन पे कोई आप वैल्यूज़ नहीं सिखाई गई, मेरी वैल्यू ग्रूमिंग नहीं की गई। सोसाइटी से ही मैं ये चीज़ सीखा हूँ, तो हम इसे क्या कहते हैं कि ऐसी सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम जो फोर्सेस जो हमें इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास सोशल वेरिएबल्स कुछ हैं। जैसे हमने कहा कि एजुकेशनल प्रॉब्लम्स या एजुकेशनल फोर्सेस जो हैं वो आपकी बिज़नेस को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। इसी तरह सोशियोलॉजिकल वेरिएबल्स जो हैं वो भी आपकी बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम
अगर इसे फर्दर डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं द वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स which members of an organization bring to workplace are derived from sources such as religion। यानी आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हो कि उसकी जो भी इन्वायरमेंट होती है उसमें जो वर्कफोर्स काम कर रही होती है वही उसकी सोशलाइजेशन क्रिएट करती है, वही वर्कर्स ही सोसाइटी बनाते हैं, वही वर्कर्स ही सोसाइटी है कि बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की। तो किस तरह ये सोसाइटी बढ़ रही है, सच एज रिलीजन फैमिली एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो हम एज अ ग्रेजुएट एज अ स्टूडेंट यही चीज़ें सीखते हैं अपनी फैमिली से, अपने रिलीजन से, अपनी सोसाइटी से, अपने नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे होते हैं, और वही ट्रेडिशंस जाके हम अप्लाई करते हैं एक बिजनेस में। और अगर हम वैल्यूज पे स्टैंड करें, हमारी ग्रूमिंग हो, ग्रेजुएट्स की ग्रूमिंग हो, तो आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट फिजिबल होगी फिर। द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक वेरिएबल्स। किस तरह इकोनॉमिक फोर्सेस एक बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक फोर्सेस मींस के मॉनेटरी पॉलिसीज, टैक्स पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज, गवर्नमेंट बजट दे देती है एनुअल, बजट में चेंजेस आ जाती हैं, वहाँ रेट ऑफ टैक्सेस चेंज हो जाती हैं, वहाँ चार्जेस लगते हैं, वहाँ पेनल्टीज आ जाती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से नए नॉर्म्स आ जाते हैं। तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नए टेंडर्स आ जाते हैं, रेगुलेशंस आ जाती हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो जहाँ कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं वहाँ कुछ आ जाती हैं, जैसे जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज का। तो economic variable, economic forces of all the variables, the economic variables has a tremendous impact on the structure and functioning of a business organization। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे इकोनॉमिक वेरिएबल्स का या फोर्सेस का एक बड़ा रोल है। द टाइप ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, competition and economic stability greatly influence by the day to day operation of the firm। हर एक बिजनेस का डेली डेली बेसिस पे जो भी उसका ऑपरेशन है वो इफेक्ट हो रहा होता है इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से। इन्फ्लेशन आपने देखा, आपने कोविड सिचुएशंस देखी, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को चेंज किया, गवर्नमेंट ने टैक्सेस को चेंज किया, नया बजट लाए, मिनी बजट है, बजट में चेंजेस आ रही हैं, टैक्सेस में चेंजेस आ रही हैं, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस आ रही हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आ रहा है, फिस्कल पॉलिसी में चेंज आ रहा है। तो उससे बिजनेस इफेक्ट होते हैं। Businesses use economic forecast data in planning। आप जब बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने बिजनेस में आपने पढ़ा था प्लानिंग को, थिंकिंग इन एडवांस अबाउट फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शंस, प्लानिंग एक्टिविटीज है आपके सामने। तो आपको मॉनेटरी को, हमने प्लानिंग में जब हम बात कर रहे थे प्लानिंग के रोल में हमने बात की कि आपको फिर फैक्टर्स को सामने रखना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है कि हमारे पास बजट क्या है, हमारा खर्चा कितना होगा, और हमारे पास एस्टिमेट्स क्या हैं, और हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बजट्स हमारे क्या होंगे, और हमारे पास अवेलेबल अवेलेबल कैपिटल या इन्वेस्टमेंट क्या आ रही है, फाइनेंसेस कितने हैं। इनको देखते हुए आप फर्दर सोच रहे हैं, और अगर आप प्लान कर चुके हैं और गवर्नमेंट, आपका प्लान 1 ईयर प्लान था और गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, फिस्कल पॉलिसी, तो फिर आप इफेक्ट होंगे, आपकी बिजनेस इन्वायरमेंट इफेक्ट होगी। तो मॉनेटरी पॉलिसीज इस तरह एक एग्जांपल हो सकती है कि ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका अर्ज बैंक्स टू मेक लोन्स easier to obtain। To do so, the Federal Reserve System can lower the reserve requirement। जैसे पाकिस्तान में आपने देखा कि गवर्नमेंट ने कोविड को हैंडल करने के लिए, कोविड क्राइसिस को हैंडल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी चेंज की, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज की, इंटरेस्ट रेट चेंज किया, ताकि लोग लोन ले सके कम इंटरेस्ट पे, कम सूद पे, के कास्ट पे लोन ले सके। लोन लेंगे तो अल्टीमेटली उनका जो ऑपरेशन है, साइकिल है इंडस्ट्रीज का, बिजनेसेस का, पर्सन्स का, वो चलता रहेगा। इसी तरह फिस्कल पॉलिसीज भी, व्हेन देयर इज अ हाई इन्फ्लेशन, अगर जैसे आज पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, द गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू स्लो डाउन एक्टिविटी थ्रू इट्स फिस्कल पॉलिसी। अब गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती करे यार, करना चाहे अगर इन्फ्लेशन को, महंगाई को, तो फिर गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसीज को चेंज करना होगा, मॉडरेट करना होगा। तो फिर उसमें यही होगा कि आप फिस्कल पॉलिसीज में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करेंगे। आज जैसे आप पाकिस्तान में देख रहे हैं कि गवर्नमेंट टैरिफ कम कर रही है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के लिए फॉर एग्जांपल
लाइटिंग, फ्यूल और पावर के जो चार्जेस हैं वो कम कर रही है। इनके लिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कम होंगे ताकि ये मीट कंट्रोल कर सकें, मैनेज करें, हैंडल करें कोविड इश्यूज़ को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। तो ये हमने बात की इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे, इकोनॉमिक फोर्सेस पे। इसी तरह नेक्स्ट जो मेरे पास पॉइंट है, वो आपके पास है टेक्नोलॉजिकल वेरिएबल्स। देखिए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हर एक एनवायरनमेंट को, हर एक बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आप आज देख लें कि कोविड है और कोविड में या लॉकडाउन है, इस एनवायरनमेंट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ रहा है। आपको ऑनलाइन एजुकेशन देनी पड़ रही है, तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आपको फिज़िबल स्टैंडर्डाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म्स या चैनल्स यूज़ करने पड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल वेरिएबल्स किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को, सच एज़ टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ द बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन। आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, आपकी टेक्नोलॉजी एक्सपायर हो चुकी है और नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है, जैसे 3G था, जैसे 4G है, फिर 5G। जैसे पहले आज स्मार्टफ़ोन्स हैं, पहले स्मार्टफ़ोन नहीं थे। लोग सिंपल आप देखिए ट्रेडिशनल मेथड्स पे थे। आज काफ़ी बिज़नेसेस हैं जो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। पुरानी मशीनरीज़ हैं उनके पास, टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके पास, लेकिन नई टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं। और आप अगर नई टेक्नोलॉजीज़ अप्लाई नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते आपके अपने बिज़नेस में, तो आप कभी भी उस लेवल पे नहीं जा सकेंगे जैसे आपका कंपैटिटर जा रहा है। तो मार्केट में स्टैंड करने के लिए आपको टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और अगर आप करेंगे तो अल्टीमेटली आप कंपटीशन में रहेंगे, अदरवाइज आप किक आउट होंगे कंपटीशन से। A tremendous progress and change in the technology has taken place in the 20th century. Just imagine how many new products, services, methods, processes, and machines have come into existence. तो अब आप देखेंगे कि मार्केट में कितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर होगी, आपकी नज़र होगी मार्केट चेंजेस पे, तो फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, चेंज मैनेजमेंट कर पाएंगे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ला पाएंगे। इसी तरह हो सकता है पॉलिटिकल एंड लीगल वेरिएबल्स। तो किस तरह पॉलिटिकल फोर्सेस या लीगल फोर्सेस, लीगल चेंजेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती हैं। आप देखते हो कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस ला रही है, चेंज कर रही है रूल्स रेगुलेशंस को, लीगल स्टैंडर्ड्स को, लीगल लॉज को, बाय लॉज लाए जा रहे हैं, सब लॉज लाए जा रहे हैं, स्टैंडर्ड्स लाए जा रहे हैं। अब आपको फॉलो करना होगा क्योंकि आप रजिस्टर्ड हैं उस कंट्री में। आप किसी कंट्री में रजिस्टर हैं, वहाँ आपका बिज़नेस है, आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको टैक्सेस भी पे करने होंगे, नए रेट्स पे करने होंगे, गवर्नमेंट के डिसाइडेड रेट्स पे आपको टैक्सेस देने होंगे। गवर्नमेंट के डिसाइडेड रेट्स पे आपको प्राइसेस सेट करनी होगी, गवर्नमेंट के डिसाइडेड रेट्स पे आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करनी होगी। गवर्नमेंट के डिसाइडेड रेट्स पे आपको अपने वर्कर्स को पैकेजेस देने होंगे, पे देनी होगी, अदरवाइज वो लेबर रूल्स को फॉलो करते हुए आपका गेस हू कर सकते हैं आपका वर्कर। लीगल वेरिएबल्स किस तरह इफेक्ट करते हैं बिजनेस को। इसी तरह पॉलिटिकल क्लाइमेट जो है, पॉलिटिकल जो सिचुएशन रहती है कंट्री की, आपने देखा पाकिस्तान में जब पॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी थी कि जहाँ कुछ पार्टीज ने या अपोजिशन ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट धरना किया हुआ था, गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्ट्राइक्स थी, तो आपने वहाँ देखा कि किस तरह इफ़ेक्ट कर रहे थे आपके बिज़नेसेस, किस तरह इफ़ेक्ट कर रहे थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, किस तरह इफ़ेक्ट कर रहे थे सर्विस सेक्टर्स, किस तरह इफ़ेक्ट कर रहे थे हेल्थ सेक्टर्स, किस तरह इफ़ेक्ट कर रहे थे लीगल सेक्टर्स, किस तरह इफ़ेक्ट कर रहे थे बैंकिंग सेक्टर्स, या आप कह सकते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, किस तरह पाकिस्तान की ग्रोथ डाउन हो रही थी, कंट्री की ग्रोथ डाउन हो रही थी, मीन्स कंट्री मीन्स कि किस तरह आपके ऑर्गेनाइजेशंस की, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ डाउन हो रही थी। तो पॉलिटिकल सिचुएशन जितनी वास्ट होगी, एवर्सिव होगी, लीगल सिचुएशन में जो चेंज आएगा, पॉलिटिकल सिचुएशन में जितना चेंज आएगा, अल्टीमेटली वो इफेक्ट करेगा किसी भी बिजनेस को। तो ये हमारे पास आज जो टॉपिक रहे, दो टॉपिक हम मेजर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारे पास बिजनेस इकोसिस्टम था या बिजनेस इकोलॉजी, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहा
उसमें हमने बात की कि व्हाट इज़ बिज़नेस एनवायरनमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस और वेरिएबल्स व्हिच कैन इफेक्ट a business environment whether open or closed business environment, क्लोज हो या ओपन हो, किस तरह कुछ फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। ये हमारे आज के दो टॉपिक रहे जिसमें हमने एक वीक कवर किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट जो टॉपिक हो वीक को हम कवर करेंगे। ये कुछ लेंथी होंगे आपके लेक्चर्स, लेकिन आप क्योंकि 3 आवर्स पे हमने जाना है, 3 क्रेडिट आवर्स को कवर करना है, तो आप साथ साथ लेक्चर्स प्रिपेयर करते रहें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें, अपने लेक्चर्स को ज़रूर लेक्चर्स को वीडियोस को सुने, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नए लेक्चर्स हों वो अगर मैं अपलोड करूँ तो आप इजीली एक्सेसिबल हो। तो कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू हो लेक्चर्स पे ज़रूर कमेंट करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।